जय हिंद एवरीवन, मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सीसैट सीरीज फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज लेक्चर 6 है, ऑलरेडी 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, तो कल हमने जो है एलसीएम एचसीएफ वाला टॉपिक किया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे। अगर आपने इसको कवर कर लिया है तो कवर कर ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सीरीज कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप इसको रेगुलरली फॉलो करते रहिए। अगर ये सीरीज पसंद आ रहा है तो हर वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ठीक है, जस्ट फॉर द मोटिवेशन। तो आज हम लोग जो है पहला टॉपिक जो हम लोग करेंगे, आज हम लोग पीवाईक्यू करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो जो भी एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे एग्जाम में, उसमें डायरेक्टली आपसे हो सकता है कैसे नहीं पूछे कि भाई ये 3 संख्याएं हैं, इनका एलसीएम या एचसीएफ निकाल दीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे आपसे। जो है बेसिकली इनडायरेक्ट फॉर्म में जो है क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई एलसीएम या एचसीएफ निकालना है। डायरेक्टली एलसीएम या एचसीएफ का जिक्र नहीं होगा, या लघुत्तम समापवर्तक वर्त और महत्तम समापवर्तक इसका डायरेक्टली जो है वहां पे लिखा नहीं होगा। आपको जो है क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि भाई ये एलसीएम पूछ रहा है या एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल हम लोग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, आज भी लगभग 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बेसिकली आपके यूपीएससी 2022 में पूछा गया है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है यूपीएससी 2022। ठीक, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 1000 से बड़ी वह लघुत्तम समस्त संख्या, 1000 से बड़ी। तो सबसे पहली बात यहाँ पे बोल दिया कि 1000 से ऊपर होनी चाहिए। फिर क्या बोल रहा है, लघुत्तम, मतलब 1000 से ऊपर सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए, जिसे 6, 9, 12, 15, 18 मतलब ये 5 संख्याएं दी गई हैं, जिससे से विभाजित करें तो शेषफल 3 बचे। ठीक है, अब इस प्रश्न को समझना बहुत आवश्यक है। मैथमेटिक्स में कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है, बस वही करते जाइए। ठीक है, अब क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। इसमें बोल रहा है कि भाई 1000 से बड़ी संख्या होनी चाहिए, पहली बात इसने ये बोली। दूसरी बात क्या बोली कि 6, 9, 12, 15, 18, 6, 9, 12, 15, 18। ठीक है, इससे विभाजित करने पर शेषफल 3 बचे। ठीक है, तो शेषफल 3 बचे, तो हम मान लेते हैं कि भाई शेषफल बच नहीं रहा है, पूरी की पूरी तरह विभाजित हो जा रही है। तो कौन सी संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी, जो लघुत्तम समापवर्तक होगी। ठीक है, एलसीएम जो कि लघुत्तम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसकी एक फुल फॉर्म होता है कि भाई सबसे छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग एलसीएम कहते हैं। तो हम लोगों ने इसका एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, इसका जब हमने एलसीएम निकाला 6, 9, 12, 15, 18 का, मैंने ये वाला मेथड लगाया है। आप जो है वो गुणनखंड वाला मेथड भी लगा सकते हैं, मैंने कल बताया था। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसका एलसीएम आया 180। ठीक है, तो मैंने कल मेथड बताया था, जिनको डाउट है मैं वाला मेथड फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मुझे इसका निकालना है तो 6 को कैसे लिखेंगे, 2 into 3, 9 को 3 into 3, 12 को 2 into 2 into 3, 15 को 3 into 5 और 18 को 2 into 3 into 3। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो भी अंक हैं उनको लिख लीजिए। मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है, मैंने तीनों को लिख लिया, 2, 3 और 5। मैक्सिमम पावर लगा दीजिए। मैक्सिमम पावर 2 का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे दिख रहा है 3 स्क्वायर, तो मैंने 3 स्क्वायर कर दिया। तो ये बेसिकली कितना आ गया, 4, 5, 20 into 9, तो 20 ये आ जाएगा 180। ठीक है, तो 4 into 9 36, 36 into 5 180। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि आप एलसीएम जो है 180 आ रहा है। तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड लगा लीजिएगा, 180 एलसीएम आएगा। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि 180 एक ऐसी संख्या है, 180 एक ऐसी संख्या है जो कि इन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रही है। ठीक है, लेकिन ये 180 फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है। किस बात का फुलफिलमेंट नहीं कर रहा है, ये बोला है 1000 से बड़ी होनी संख्या होनी चाहिए, 1000 से बड़ी होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, डिवाइड करें तो 3 शेष बचे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 180 का मल्टीपल देखेंगे, मतलब 180 का एक ऐसा गुणज देखेंगे जो 1000 से बड़ी हो। 180 का गुणज। ठीक है, 180 के गुणज का क्या मतलब है कि 180 into 1, ठीक है, into 2, into 3, into 4, into 5 और into 6। ठीक, ऐसा अगर आप करते हैं तो into 1 क्या आएगा, 180 आएगा, into 2 360 आएगा, 180 into 3 कितना आ जाएगा आपका 540। 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 720, 5 से करिएगा तो 900, और जब 6 से करिएगा तो आपका 1080 आएगा। ठीक है,
तो 180 एक संख्या थी जिससे सारे के सारे जो नंबर्स थे 6, 9, 12, 15, 18 सभी डिवाइड हो रही थी। अब बोला 1000 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1000 से बड़ी जो संख्या है सबसे पहले 1080 आई। अब 1080 एक ऐसी संख्या है जो कि 6, 9, 12, 15, 18 ये तीनों से जो है इसे ये पांचों जो है इसको डिवाइड करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि जो इसका एलसीएम था उसी का गुणज है, ये उसी का एक प्रकार से मल्टीपल है। तो भाई इसको जो है ये सभी की सभी संख्याएं डिवाइड करेंगी। लेकिन पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है भाई कि शेष 3 बचना चाहिए। शेष जो है वो 3 बचना चाहिए। शेष 3 कब बचेगा? जब मैं 1080 जो आया है, 1080 जो आया है इसमें मैं 3 ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो 1083 आएगा। क्योंकि इसको तो सारी की सारी डिवाइड कर रही थी ना, लेकिन जब मैंने 3 ऐड कर दिया है तो ये जो संख्या बनेगी ये बेसिकली वो संख्या बनेगी जिसमें से अगर हम 6, 9, 12, 15, 18 जो ये 5 संख्याएं दी हुई हैं अगर इससे डिवाइड करेंगे तो शेष जो है 3 बचेगा। अब ध्यान से देखिए जो 1083 जो है 1083 ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या है जो 1000 से बड़ी है। जैसा क्वेश्चन पूछ रहा था, दूसरा क्या पूछ रहा था कि भाई इन सभी अंकों से या संख्याओं से डिवाइड करें तो 3 बचे, तो इन सभी से आप डिवाइड करके चेक करिएगा, इसमें से 3 बचेगा, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली मैंने आपको इसका सॉल्यूशन भी जो है मैंने ठीक से यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि आपको ठीक से समझ में आए। यहाँ पे जैसे 1080 निकला और उसके अलावा मेरे को 3 शेष चाहिए तो मैंने 3 ऐड कर दिया, तो ये जो है मैंने लिखा है कहता 1083 वह 1000 से बड़ी संख्या है, लघुत्तम संख्या है, क्योंकि इससे छोटी नहीं होगी, उससे बड़ी हो सकती है जो कि इन सभी से जो है विभाजित हो। अब ये सवाल जो है बहुत आसान सा था, ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन जो है एक बार पहले भी पूछा जा चुका था। तो यूपीएससी भी जो है सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में कहीं भी जो है ये नहीं कहा था कि भाई एलसीएम निकालो, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए तो हमने देखे हमें एलसीएम निकालना पड़ा, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से एग्जाम में समझना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं कहा जाएगा कि भाई एलसीएम या एचसीएफ निकालना है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, जोसेफ क्लब में अभी इसी से जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया पहला क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको हम लोग ठीक से भी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे जोसेफ क्लब में प्रत्येक 5वें दिन जाता है, तो जोसेफ जो है वो 5वें दिन जाता है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। फिर बोला हर्ष प्रत्येक 24वें दिन जाता है। कोई क्लब है जहाँ पे तीनों फ्रेंड्स जाते हैं, जोसेफ 5वें दिन जाता है, हर्ष जो है 24th दिन जाता है, ठीक है, और जो सुमित है ये तीसरा बंदा है, ये 9वें दिन जाता है, ठीक है। तो जोसेफ 5वें दिन जाता है और जो दूसरा बंदा है हर्ष वो 24वें दिन जाता है और सुमित जो है वो 9वें दिन जाता है। तो बेसिकली पूछ रहा है कि यदि सभी किसी रविवार को जाते हैं, मतलब किसी संडे को कभी एक साथ तीनों जाते हैं, तो फिर अगली बार जो है पुनः कब मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि 3 व्यक्ति हैं, 3 फ्रेंड्स हैं, वो किसी क्लब में जो है एक 5वें दिन जाता है, एक 24वें दिन जाता है, एक 9वें दिन जाता है। मतलब कोई आज अगर उस क्लब में गया है तो उसके ठीक 5वें दिन वो जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो आज गया है वो 24वें दिन जाएगा उसके बाद, और जो तीसरा व्यक्ति है वो 9वें दिन जाएगा, ठीक है। और बोल रहे हैं कि एक दिन तीनों मिले, एक दिन उस क्लब में तीनों मिले, तो फिर पुनः कब मिलेंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। वो पुनः देखिए क्वेश्चन में जो है कहीं भी एलसीएम या एचसीएफ नहीं कहा है, लेकिन वो पुनः जो है वो फिर से तभी मिलेंगे जो इन सभी संख्याओं का जो है एक प्रकार से लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, जो एलसीएम होगा, ठीक है। तो वही मैंने किया है, मैंने इनका जो है एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम 360 आया, तो मतलब 360वें दिन जब भी ये एक प्रकार से क्लब में गए थे उसके ठीक 360वें दिन बाद जो है ये सभी फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो 360 दिन बेसिकली कितना हुआ, 360 दिन को मैं 357 + 3 लिख सकता हूँ, 360 को मैं 357 + 3 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये 357 क्या है, एक प्रकार से 51 वीक है, ठीक है। ये 51 सप्ताह जो है इसको हम लोग 357 लिख सकते हैं। मतलब 1151 जो है इतने वीक पास हो जाएंगे, इतने सप्ताह निकल जाएंगे। उसके बाद जो तीसरा दिन होगा, तीसरा दिन तो मान लीजिए संडे को मिले हैं ये लोग, संडे को मिले था क्वेश्चन में कहा है, ठीक है। तो संडे को मिले हैं, ठीक है, तो संडे +3 मतलब फिर से जो है 51 वीक जब निकल जाएगा तो जो संडे आएगा उसके तीसरे दिन जो है ये सभी आपस में मिलेंगे, ठीक है। तो उसका तीसरा दिन क्या हो जाएगा, सोम मंगल बुध, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो फिर से जो है ये वेडनेसडे को मिलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता थी, भाई क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ठीक है। एक बार फिर से समझा दे रहा हूं कि जैसे क्वेश्चन में पूछा कि भाई 3 व्यक्ति हैं, तीनों जो हैं इतने इतने दिन के अंतराल पे, मतलब इतने दिन के अंतराल पे जो है क्लब जाते हैं। एक दिन किसी दिन वो लोग संडे को, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रविवार को क्लब में मिले, ठीक है।
पूछ रहा है कि तीनों पुनः कब मिलेंगे। सिंपल सी बात है, तीनों पुनः, जैसे मान लीजिए कोई फॉर एग्जांपल कि हर 5वें दिन जाता है, मान लीजिए कोई 1 तारीख को गया, ठीक है, 1 तारीख को तीनों मिले, तो जो पहला व्यक्ति है वो फिर से जो है 5 दिन बाद आएगा, मतलब 6 तारीख को आएगा। दूसरा व्यक्ति जो है वो 24 दिन बाद, मतलब 25 तारीख को आएगा। और तीसरा व्यक्ति जो है 9 दिन बाद, मतलब 10 तारीख को जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये कभी जो है इस प्रकार से जो है हर दिन जो है ये मिल नहीं पाएंगे। जब भी ये जाते हैं ये मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अलग अलग दिन सब जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में वही पूछ रहा था, भाई ऐसा कौन सा दिन होगा जब तीनों एक साथ मिलेंगे। तो तीनों एक साथ तभी मिलेंगे जब ये तीनों का कॉमन मल्टीपल होगा और सबसे छोटी संख्या होगी, तभी वो पहली बार मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, उनका जो है एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम 360 दिन आ गया। 360 दिन को मैंने चेक कर लिया कि भाई वो हफ्ता, ऐसे कितने हफ्ते निकल जाएंगे, तो 51 वीक निकल जाएंगे, ठीक है। 51 वीक निकल जाएंगे। तो 51 वीक निकलने के बाद 3 दिन शेष बच रहा है, सोम मंगल बुध एक प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे मैंने कल जो एक प्रकार से क्वेश्चन कराया था, तो मैंने प्रैक्टिस जो क्वेश्चन कराया था कल वाला, आप लोग क्या कीजिए, उसमें मैंने बताया था कि भाई अगर 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ निकालना सबको आता है लगभग, ठीक है। बेसिकली भिन्नों का पूछ दिया जाए, जो फ्रैक्शंस होते हैं उनका पूछा कि भाई एलसीएम क्या है, उनका एचसीएफ क्या है, तो काफी लोगों को समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई ये एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है? अधिकतम लंबाई x, अधिकतम लंबाई x क्या होगी जिससे कि 3.5 मीटर और 8⁴ मीटर x के पूर्णांक गुणज हो, ठीक है। मतलब एक ऐसी संख्या क्या होगी, एक ऐसी संख्या, क्वेश्चन पूछने का ये कोशिश कर रहा है, ऐसी संख्या क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अधिकतम पूछ दिया ना, अधिकतम, तो अधिकतम जो है इसे पूछ दिया जाए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो बेसिकली एचसीएफ पूछता है, मतलब महत्तम समापवर्तक पूछता है, ठीक है। तो अधिकतम पूछ रहा है, बोल रहा है कि ऐसी अधिकतम लंबाई क्या होगी जो इसका भी गुणज हो और इसका भी गुणज हो, मतलब ये इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। पूछने की कोशिश कर रहा है एचसीएफ कि इन दोनों संख्याओं का मुझे मोटा मोटे तरीके से एचसीएफ निकाल के बता दो, मुझे मसपा निकाल के बता दो, महत्तम समापवर्तक निकाल के बता दो, ठीक है। तो वही मैंने किया, अधिकतम लंबाई जो है x इन दोनों के बीच का बेसिकली उसका मसपा होगी, ठीक है। तो आपको ये कन्वर्ट करने आता ही होगा, ठीक है। जिनको नहीं आता है मैं बता देता हूँ, बहुत बेसिक है, ठीक है। मान लीजिए ये 3 to the power 1/2 है, ठीक है। इसको बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं 3 into 2, तो 3 into 2 कर दिया जो बेस में है, ठीक है, प्लस ये जो ऊपर है न्यूमरेटर में है, ठीक। इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 into 2 कितना होगा 6 + 1 7 और नीचे क्या है 2, 7/2, ठीक है। तो एक संख्या जो है इसको हम लोगों ने 7/2 लिख दिया और इसको हम लोगों ने लिख दिया 8 into 4 32, 32 + 3 35, 35/4, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिकली कि भाई ये जो संख्या है, इन 2 संख्याओं के बारे में मुझसे एचसीएफ पूछ रहा है, मुझसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है डायरेक्टली कि भाई इन 2 संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। अब समझिए कि एक संख्या है 7/2, दूसरी संख्या है 35/4, इसका मुझे एचसीएफ निकालना है। तो कल वाले लेक्चर जिन्होंने अटेंड किया होगा वहां पे मैंने बताया था कि 2 भिन्नों का एचसीएफ या एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। वैसे मैं यहां भी बता दे रहा हूं कि भाई 2 फ्रैक्शंस इस प्रकार से दिए हों, इनका एचसीएफ पूछे तो क्या होगा, अंशों का मसपा, मतलब मसपा अगर पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है, जो न्यूमरेटर है उनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा, अंशों का मसपा निकालना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या है 35, तो 7 और 35 का एचसीएफ निकाल दीजिए, मसा निकाल दीजिए। 7 का जो मसा होगा वो 1 into 7 लिख सकते हैं फैक्टर, और 35 को 5 into 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए कि 7 जो है वो कॉमन है, यहाँ पे जो है ये 7 जो है ये कॉमन है, तो 7 जो एक प्रकार से क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो अंशों का मसपा कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। हरों का एलसीएम, हर क्या है 2 और 4, तो जिनको पता होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस किया होगा, उनको पता 2 और 4 का एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। 2 और 4 का एलसीएम जो है वो 4 ही होगा। क्यों होगा कि 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देगी और 4 खुद को भी डिवाइड कर सकती है, ठीक है। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, वो 4 हो गया। तो जो अपना न्यूमरेटर है वो 7, अंशों का मसपा, डिनोमिनेटर का एलसीएम 4, तो 7/4 को हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्म में लिख देंगे। 7/4 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं जिनको बता दे रहा हूं, जिनको नहीं आइडिया कैसे लिखते हैं कि भाई इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो 4 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, जैसा कि ये इसका मतलब यही है कि 7/4 है तो 4 को 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है।
तो इस प्रकार से है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं जो एक प्रकार से भागफल है उसको हमने यहाँ बीच में लिख दिया, जो एक प्रकार से शेष है शेष को मैंने ऊपर लिख दिया, और जो एक प्रकार से ये भाजक है भाजक को मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि जो भागफल है उसको बीच में लिखा जाता है, जो शेष है उसको ऊपर और जो भाजक है उसको नीचे, ठीक है। तो जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं था उनको मैं बता दिया कि भाई इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आई थिंक आपको जो पिछला क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा कि भाई जो फ्रैक्शंस होते हैं, और इसी में मैंने बताया था कि जो फ्रैक्शंस का यहाँ पे एचसीएफ निकाला गया है, अगर एलसीएम पूछा जाता तो फिर क्या होता, कुछ नहीं होता, बस ये फॉर्मूला चेंज हो जाता। यहाँ अंशों का मसपा की जगह पे लसपा, मतलब अंशों का एलसीएम हो जाता और हरों का क्या होता एचसीएफ मतलब मसपा, ठीक है। बस ये पलट जाता अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा जाता, मतलब जो पूछा जा रहा है वो ऊपर रहेगा, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बाकी अगर जिनको पता नहीं है कि भाई फ्रैक्शंस का कैसे निकालते हैं तो एग्जाम में उनसे वो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये सभी जो है यूपीएससी में पूछी जा चुकी है, ठीक है। कौन सी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी, क्योंकि 1000 से छोटी संख्या तो 999 हो जाएगी जो कि 3 अंकों की है, ठीक है। तो ये नहीं होगी, तो सबसे छोटी संख्या 1000, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, ये देखिए जो पहला क्वेश्चन हमने आज किया है उसी से सिमिलर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कराऊंगा। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो है जिसे 3, 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचे, ठीक। सिमिलर क्वेश्चन है कि भाई 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे मैं इन सभी से डिवाइड करूं तो शेष 2 बचे, ठीक है। डिवाइड किससे कर रहे हैं, 3, 4, 5 और 6 ये 4 संख्याएं हैं। बेसिकली ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिससे विभाजित करें, ठीक है। ये वर्ड कब आता है, बेसिकली समझिए, ऐसी कोई भी छोटी संख्या जिसको ये सभी विभाजित कर दें। ऐसी छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे शेष पूछ रहा है कि शेष 2 बचे, इसको छोड़िए क्वेश्चन को कि शेष क्या बच रहा है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताए जिसको ये सभी विभाजित करें, वो क्या होगा, 3, 4, 5 और 6 का क्या होगा, एलसीएम होगा, लसा होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि छोटी से छोटी संख्या जो जिसको ये सभी संख्याएं डिवाइड करें तो क्या होगा, इन संख्याओं का क्या होगा, लसा होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो मैंने वही किया, 3, 4, 5, 6 का क्या किया, मैंने एलसीएम निकाल दिया, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 का मैंने एलसीएम निकाला। तो ये मेथड है, जिनको आइडिया है वो वाला मेथड भी मैं एक बार दिखा देता हूं ताकि आप लोग ये ना बोलें कि भाई 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो इस मेथड से भी कर लेते हैं। देखिए किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होगा, सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, ठीक है। तो 3 2 टाइम्स में 5 और 3, ठीक है। यहाँ 3 और 3 कॉमन है तो 3 से 1 2 5 1, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अब सारे के सारे क्या फैक्टर्स जो बच रहे हैं, अभाज्य बच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5, ये बेसिकली 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस मेथड से मैंने निकाला है, जो फैक्टर मेथड है। यहाँ से भी 60 आया है। यहाँ मैंने कैसे निकाला, मैंने सबके फैक्टर लिख लिए। 3 को 1 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 को 2 इंटू 2, 5 को 5 लिख सकते हैं और 6 को 2 इंटू 3। उसके बाद देख लिया कौन कौन सी संख्या है, 2 है, 3 है, 5 है, मैंने तीनों लिख दिए, ठीक है। 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया, 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है तो 1 लिख दिया, और 5 का मैक्सिमम पावर 1 है तो 5। तो ये 60 आ गया, ठीक है। तो आपको एलसीएम एचसीएफ अब मुझे उम्मीद है कि आपको ठीक से निकालना और आ गया होगा भाई कैसे निकालते हैं, ठीक। तो बेसिकली ये हमने एक ऐसी संख्या निकाली 60 एक सबसे छोटी संख्या है, 60 सबसे छोटी संख्या है जिसको ये सभी डिवाइड कर देंगे, समझ रहे, जिसको ये सभी विभाजित कर देंगे, इसीलिए ये इसका एलसीएम है, लसपा है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 1000 से बड़ी संख्या जो 60 का गुणज हो, ठीक है। 1000 से बड़ी संख्या जो 60 का गुणज हो, ठीक है। तो 1000 से बड़ी होनी चाहिए, पहली बात बता रहा है, ठीक है। अब समझिए 1000 से बड़ी एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको इन सभी से 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर मुझे शेष 2 चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है।
अब समझिए कि 1000 से बड़ी एक ऐसी कौन सी संख्या होगी, 1000 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो जाए। शेष के बारे में भी सोच छोड़ दीजिए कि भाई शेष कितना पूछ रहा है, मुझे ये निकालना है कि 1000 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 3, 4, 5, 6 का एलसीएम 60 आया है, तो 60 का कोई मल्टीपल ही होगा, 60 का कोई गुणज ही होगा जिससे 3, 4, 5, 6 पूर्णतः विभाजित होगी। आपको समझ में आया कि 1000 से बड़ी जो भी संख्या होगी जो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी वो 60 का मल्टीपल होगी। क्यों 60 का मल्टीपल होगी? क्योंकि 60 इन सभी का एलसीएम है, ठीक है। 60 जो है वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन इसके और भी पॉसिबल मल्टीपल, और भी पॉसिबल गुणज हो सकते हैं, ठीक है। तो 60 का जो है अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें, ऐसा मैं चेक किया कि 60 का ऐसे मोटा मोटी आप चेक करिए कि 60 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 600 आता है, और 60 को मैं अगर 20 से करता हूं तो कितना आता है? 1200 आता है, ठीक है। 60 को मैं 10 से किया तो 600 आया। अब मैंने कहा कि 1000 से थोड़ा सा ऊपर कोई एक ऐसी संख्या चाहिए, 1000 से थोड़ा सा ऊपर, तो 20 से 1200 आ रहा है, तो 20 से थोड़ा सा और कम करते हैं, तो 20 से की जगह हम 15 करते हैं, ठीक है। तो 15 करेंगे तो 900 आएगा। तो यहाँ पे जो है 900 से बड़ी संख्या मतलब 1000 से ऊपर चाहिए। तो ऐसे चेक करके आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि 60 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो 1020 आ रहा है। ये सभी आपको कैलकुलेशन से, प्रैक्टिस से जो है सभी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो 60 को मैं 17 से मल्टीप्लाई 1020 आएगा, ठीक है। तो 1020 एक ऐसी संख्या है, 1020 एक ऐसी संख्या है जो कि 3, 4, 5, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है। मतलब बेसिकली इसको ये सभी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जिसको डिवाइड करने पर शेष जो है वो 2 चाहिए, शेष जो है वो 2 चाहिए, ठीक है। तो शेष 2 चाहिए, इसलिए मैंने 2 ऐड कर दिया इस संख्या में, क्योंकि इस संख्या को तो सारी की सारी जो है पूर्णतः, ये सभी जो है इसको जो है पूर्णतः विभाजित कर रही थी। लेकिन अगर मुझे शेष 1 चाहिए तो मैं शेष 1 ऐड करूंगा, शेष अगर 2 चाहिए तो मैं 2 करूंगा, 3 चाहिए तो 3 करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चाहिए था, मैंने 2 ऐड कर दिया। तो ये एक ऐसी संख्या है 1022 जिसको मैं इन सभी से डिवाइड करूँ तो शेष जो है 2 बचेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये जो है क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा कि भाई आपको क्वेश्चन पढ़ना है। अगर इस तरह क्वेश्चन आपने 1, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, अभी कर लिए, बाद में कर लिए, तो एग्जाम के टाइम से अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये आसान नहीं है अगर जिसको आइडिया नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सीता और गीता। सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिनों और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाते हैं। ये थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश किया है। प्रत्येक 2 दिनों के अंतराल पे और प्रत्येक 3 दिनों के अंतराल पे, अंतराल समझ रही हैं? मान लीजिए कि 1 तारीख को ये जाती है, ठीक है, तो 2 दिन का अंतराल हो गया, गैप हो गया, ठीक है। मतलब 2 और 3 को ये स्विमिंग के लिए नहीं जाएंगी, तैराकी के लिए नहीं जाएंगी, फिर ये 4 को जाएंगी। इसका क्या मतलब है? हर तीसरे दिन वो जाती है, हर तीसरे दिन। तो हर तीसरे दिन जो है वो तैराकी जाती है। जो पहली लड़की है, क्या नाम है इसका? सीता, ठीक है। दूसरी जो लड़की है वो स्विमिंग के लिए जो है हर तीसरे दिन जाती है, हर 3 दिनों के अंतराल। 3 दिनों का अंतराल मतलब क्या होगा? 1 को गई है तो 2 को नहीं जाएगी, 3 को नहीं जाएगी, 4 को नहीं जाएगी, ठीक है। कब जाएगी वो? 5 को जाएगी, मतलब हर चौथे दिन जो है वो जाती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना चाहिए भाई क्या बोल रहा है। तो पहली लड़की जो है वो हर तीसरे दिन जाती है, सीता जो है हर तीसरे दिन जाती है, ठीक है। और सीता हर तीसरे दिन जाती है और जो गीता है वो हर चौथे दिन जाती है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पहले इस तरह समझना चाहिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक 2 दिनों के अंतराल पे जाती है। 2 दिनों के अंतराल का मतलब क्या हुआ कि हर तीसरे दिन जाती है, और गीता जो है वो 3 दिनों के अंतराल पे जाती है, इसका मतलब हर चौथे दिन जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में कहा गया है कि वो 1 जनवरी को गई थी, पिछली बार 1 जनवरी को गई थी, नेक्स्ट टाइम दोनों किस तारीख को फिर से मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम किस तारीख को दोनों फिर से मिलेंगी, ठीक है। या तो जो बहुत मतलब एक तरीके से ये भी कर सकते हैं, इसका 2 तरीका है सॉल्व करने का। इसको आप इस प्रकार से कर लीजिए कि जो सीता है क्योंकि हर 2 दिन के अंतराल पे जाती है, तो हर तीसरे दिन जाती है। 1 को गई, 4 को जाएगी, फिर 7 को जाएगी, ठीक है, फिर 10 को जाएगी, ठीक है, और फिर 13 को जाएगी। मतलब हर तीसरे दिन के गैप पे ये जा रही है, ठीक है। ये सीता का मैंने बता दिया। सिमिलरली जो गीता है हर 3 दिनों के अंतराल जाती है, हर चौथे दिन जाती है। तो गीता का आप इस प्रकार से सीरीज बना सकते हैं कि 1 तारीख को गई थी तो फिर 5 को जाएगी, फिर 9 को जाएगी और फिर 13 को जाएगी। तो 13 जो है ये कॉमन है।
तो जो बहुत स्मार्ट रहेगा वो एलसीएम एचसीएफ के बारे में सोचेगा नहीं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है कि दोनों फिर से 13 को मिलेगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है 13 मुझे बहुत जल्दी मिल गया, 13 एक छोटी संख्या थी, मैंने थोड़ा सा लिखा और 13 मिल गया। कभी कभी हो सकता है कि बहुत एक लंबा अंतराल हो, जैसे कि अभी पिछला क्वेश्चन किया था जहाँ पे 3 फ्रेंड्स क्लब जाते थे, वहाँ 360 दिन का अंतराल हो गया, तो वहाँ पॉसिबल नहीं इस प्रकार से करना। ठीक है, फिर मैं तरीका बता रहा हूँ कि भाई इसको करेंगे कैसे। इसको जो है बाकी एलसीएम एचसीएफ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई 3 दिनों, तीसरे दिन जाती है और चौथे दिन जाती है। ठीक है, तो 3 और 4 का जो है मैंने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम निकाला तो 12 आ गया। 3 और 4 का एलसीएम कितना आया, 12। मतलब 12 दिन बाद, 1 तारीख को गई थी, 1 तारीख को गई थी 1 जनवरी को, मतलब 12 दिन बाद जो है दोनों फिर से मिलेंगी। तो 1 + 12 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो 13 जनवरी को जो है ये फिर से मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं। एक मैंने वैसे सॉल्व कर दिया कि 1 तारीख को जाएगी, फिर 4 को जाएगी, फिर 7 को जाएगी, फिर 10 को, फिर 13 को। ठीक है, तो एक वो तरीका है। बाकी जो है अपना ये मेथड जो है वो तो हर जगह काम करेगा, एलसीएम एचसीएफ वाला। ठीक है, बस आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 व्यक्ति एक लक्ष्य पर क्रमशः 6, 7, 8, 9, 12 सेकंड के अंतराल पर गोलियां दागते हैं। मतलब 5 शूटर हैं जो कि गोलियां चला रहे हैं। ठीक है, और पहला व्यक्ति जो है वो हर 6 सेकंड पे गोली चला रहा है, दूसरा व्यक्ति हर 7 सेकंड पे, तीसरा व्यक्ति हर 8 सेकंड पे, चौथा हर 9 सेकंड पे, पांचवा हर 12 सेकंड पे। मतलब इतने सेकंड के अंतराल पे जो है वो गोलियां चला रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 घंटे में वे लक्ष्य पर एक साथ कितनी बार गोलियां दागेंगे। ठीक है, तो 1 घंटे का अंतराल ले लिया, वो सब 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड पे चला रहे हैं। बेसिकली 1 घंटे में पूछ रहा है कि कितनी बार ऐसा होगा जब पांचों के पांचों एक साथ गोलियां चलाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है। ठीक, अब पूछ रहा है, देखिए बेसिकली बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले जैसे 6, 7, 8, 9, 12, इसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, इसका जो लसपा होगा, बेसिकली वो एक ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से डिवाइड होगी, वो इन सभी से डिवाइड होगी। ठीक है, और वो एक ऐसा समय होगा, सबसे छोटी संख्या ऐसी होगी जो ऐसा समय होगा जिसपे जो है सभी के सभी एक टाइम पे जो है गोली चलाएंगे। क्यों चलाएंगे, क्योंकि वो इन सभी से जो है डिवाइड होगी। ठीक है, तो मैंने 6, 7, 8, 9, 12 का क्या किया, मैंने एलसीएम निकाल लिया। 504 सेकंड आया। तो मान लीजिए कि अभी जो है तुरंत पांचों ने एक साथ गोली चलाई, तो ठीक 504 सेकंड बाद जो है वो फिर से जो है एक साथ गोली चलाएंगे। उसके बाद ठीक 504 सेकंड बाद जो है वो फिर से एक बार फिर से गोली चलाएंगे एक साथ। ठीक है, तो बेसिकली जो गैप है वो 504 + 504 + 504, मतलब हर 504 सेकंड पे जो है वो एक साथ गोलियां जो है चला रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा, 1 घंटे में ऐसा कितनी बार होगा। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 घंटे में 3600 सेकंड हो गए। ठीक है, तो 3600 सेकंड हो गए। ठीक है, अब पूछ रहा है, अब 504 सेकंड पे, हर 504 सेकंड पे जो है वो एक साथ गोलियां चला रहे हैं, तो ऐसी कितनी बार होगा, इसे 504 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब हर 504 सेकंड पे जो है चूंकि कोइंसाइड कर रहा है, बार बार जो है वो एक साथ चला रहे हैं, तो ये जो है आपका 7.14 टाइम्स। ठीक है, ऐसा आएगा, कैलकुलेशन करेंगे आप, तो ये बेसिकली जो है 7 मिनट, ये जो है 7 मिनट 7 टाइम्स, ऐसा 7 टाइम्स होगा। यहां कितनी बार पूछ रहा है, कितनी बार, यहां मैंने गलत लिखा है, यहां पे 7 टाइम्स कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पे जो है 7 टाइम्स, तो मतलब एक प्रकार से जो है हर 7 मिनट के अंतराल पे, हर 7 मिनट के अंतराल पे, हर 7 मिनट, 504 सेकंड पे चला रहे हैं, तो हर 7 मिनट के अंतराल पे जो है ये गोलियां चलाएंगे। ठीक है, तो हर 7 मिनट के अंतराल पे गोलियां चलाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए अभी गोली चली है तो फिर 7 मिनट बाद चलेगी। ठीक है, मतलब अगर 1 मिनट पे चली है तो फिर 8 मिनट पे चलेगी, या 0 मिनट से शुरू कर लीजिए। अगर 0 मिनट पे चली है तो फिर 8 मिनट पे चलेगी, 7 मिनट पे चलेगी, और फिर 14 मिनट पे चलेगी, और फिर 21 मिनट पे चलेगी, फिर 28, फिर 35, फिर 42, फिर 49, और फिर 56। इसको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार जो है बेसिकली जो है
इसको अगर आप छोड़ देते हैं क्योंकि ये पहली बार को इंक्लूड नहीं करना है, तो 8 टाइम्स जो है 1 घंटे में जो है 8 बार जो है ये गोलियां चलेंगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बेसिकली ये था, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ कि 4-5 शूटर हैं, वो अलग अलग अंतराल पे गोलियां चला रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली पूछ रहा है कि 1 घंटे में जो है कितनी बार कोइंसाइड करेगी, ठीक है। तो मैंने कोशिश किया निकालने का कि भाई कितने देर के अंतराल पे जो है सब एक साथ चला रहे हैं। तो टाइम आया 504 सेकंड मतलब 504 सेकंड के अंतराल पे वो गोलियां चला रहे हैं। तो 504 सेकंड को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने डिवाइड कर दिया इससे, मतलब हर 504 सेकंड पे जो है एक प्रकार से गोलियां चला रहे हैं। तो ये अपना क्या गया 7, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है इतने मिनट के अंतराल पे वो गोलियां चला रहे हैं। तो ऐसा जो है 8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पांच घड़ियां क्रमशः 3, 4, 5, 6, 7। अब इस तरह क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस, ये आपका यूपीपीसीएस 2017 में पूछा था, और ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा सकता है। 5 घड़ियां, 5 घंटियां, 5 दोस्त जो हैं वो इतने टाइम के अंतराल पर जाते हैं, फिर कब मिलेंगे, ठीक है, एक साथ कब बजेंगे, पिछला गोली वाला था। तो इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे, अगर आप कुछ प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई एलसीएम एचसीएफ से पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ 5 घड़ियां हैं, 5 वॉच हैं, ठीक है, वो एक प्रकार से 3, 4, 5, 6, 7 सेकंड के अंतराल पे जो है वो बजती हैं। मतलब एक घड़ी जो है, मान लीजिए एक क्लॉक है, ये हर 3 सेकंड पे बजती है, दूसरी जो है हर 4 सेकंड पे, ठीक है। तो ये जो है अलग अलग अंतराल पे जो है वो बजते रहती हैं, ठीक। फिर पूछ रहा है कि किसी समय एक साथ बजने पर, मान लीजिए कि अभी जो है एक साथ जो है ये पांचों जो है एक साथ बजी, ठीक है, सबका एक साथ अलार्म बजा, एक प्रकार से कह लीजिए, ठीक है, सबका एक प्रकार से अलार्म बजा। तो बोल रहा है कि कितनी देर बाद पुनः एक बार फिर से बजेंगी, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है, बार बार सिर्फ अलग अलग वर्ड्स के थ्रू चेंज होके आ रहा है, ठीक है। और चूंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं इस तरह क्वेश्चन, ठीक। तो 3, 4, 5, 6, 7 का मैंने क्या किया, एलसीएम निकाला, ठीक। जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो मैंने निकाला तो 420 सेकंड आया। तो 420 सेकंड एक प्रकार से एक ऐसी संख्या है जिसके बाद जो है ये एक साथ बजेंगे, मतलब 420 सेकंड पे बजी, मतलब 7 मिनट पे बजी, हर 7 मिनट पे। तो हर 7 मिनट पे जो है ये सभी घड़ी, 5 घड़ियां है ना, ये सभी के सभी जो है एक साथ, मतलब हर 7 मिनट पे जो है ये सभी के सभी एक साथ बजेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि भाई 5 घड़ियां इतने सेकंड के अंतराल पर अगर बजती हैं तो किसी समय पर एक साथ बजने के पश्चात फिर से कब एक साथ बजेंगी। तो बस कुछ नहीं करना था आपको, जो 5 जो संख्याएं दी हुई थी उसका बस आपको एलसीएम निकालना था। बस क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं कहा हुआ था कि भाई इसका एलसीएम निकालो, ठीक है ना। फिर से वही सेम क्वेश्चन है, चूंकि यूपीएससी में पूछा हुआ इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ वर्डिंग चेंज है, ठीक है। यहाँ पे घड़ियों की जगह पे क्या है, घंटी दे दिया है, एक 18 मिनट पे, दूसरी 24 मिनट पे, तीसरी 32 मिनट पे, और चौथी जो है वो 3 ही है, ठीक है, तीन ही है। तो यदि सभी तीनों घंटियां एक साथ एक समय पे सुबह 8 बजे बजती हैं, तो क्वेश्चन बोल दिया कि भाई 8 मिनट पे जो है सुबह एक साथ तीनों घंटियां बजी, तो पुनः कब बजेंगी, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान सा था, तो कुछ नहीं किया हमने, 18 मिनट और 24 मिनट और 32 मिनट दिया हुआ था, तो मैंने तीनों क्या किया, मैंने तीनों का एलसीएम निकाल लिया, ठीक। जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, तो एलसीएम मैंने निकाला, फैक्टर मेथड के थ्रू निकाला, इसका मैंने फैक्टर लिखा, इसका मैंने लिखा, इसका लिखा। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे 2 और 3 यही 2 अंक हैं, तो 2 और 3 मैंने लिख दिया। 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 5 दिख रहा है, मैंने 5 लिख दिया। 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ स्क्वायर दिख रहा है, मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो 288 जो है वो मिनट आया। क्योंकि मैंने जो ये संख्याएं 18, 24, 32 दी हुई हैं, ये क्या दिया हुआ है, मिनट दिया हुआ है ना, ठीक है। तो जो इनका एलसीएम आएगा उसकी यूनिट भी क्या होगी, उसकी यूनिट भी मिनट ही होगी, ठीक है, उसकी इकाई भी मिनट ही होगी। तो मैंने फिर 288 मिनट को क्या किया, एक प्रकार से घंटे में चेंज करने की कोशिश की। 288 मिनट को 240 मिनट प्लस 48 मिनट ऐसे लिख सकते हैं ना, ठीक है। और एक घंटे में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 240 मिनट को मैंने 4 घंटा लिख दिया, ठीक है, और मैंने 48 मिनट को 48 मिनट लिख दिया। तो मान लीजिए क्वेश्चन में बोला है कि सुबह 8 बजे बजती है, तो सुबह 8 बजे बजती है, तो ठीक 4 घंटे 48 मिनट बाद, मतलब 8 बजे बजी थी, तो 4 घंटे 48 मिनट मतलब क्या हुआ, 8 + 4 घंटा, मतलब 12 बज गया, दोपहर के 12 बज गए एक प्रकार से, और 48 मिनट, तो 12:48 मिनट पे जो है एक बार फिर से जो है ये बजेंगी। तो ऑप्शन में आपको 12:48 दिया होगा, ठीक है।
तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं, अलग अलग साल जो है यूपीएससी पीसीएस में पूछे गए हैं, तो आपको जो है ये छोड़ के नहीं जाना है। ठीक, आपको एक बार समझ में आ गया तो सही हो जाएगा। तो आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि बेसिकली एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन ये यूपीएससी 2022 में जो हाल में यूपीएससी हुआ था पिछला वाला, उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या रहा है कि दो धनपूर्ण संख्याएं पी और क्यू के बारे में, तो ये बेसिकली जो पहला टॉपिक हम लोगों ने किया था नंबर सिस्टम, जो हम लोगों ने किया था लेक्चर 1 था, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, कि दो धनपूर्ण संख्याएं पी और क्यू के बारे में जो इस प्रकार हैं कि p अभाज्य संख्या है। तो जैसा कि पहला इंफॉर्मेशन ये दिया कि जो p है वो क्या है, अभाज्य है, ऐसा इंफॉर्मेशन मुझे दिया। ठीक, फिर क्या बोल रहा है q के बारे में कि q जो है वो भाज्य है, तो q बता दिया क्या, भाज्य। तो ये दो इंफॉर्मेशन जो जैसा कि दिया हुआ है मैंने नोट कर लिया, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये p और q के बारे में पूछ रहा है कि P इंटू क्यू जो है वो विषम संख्या हो सकती है, Q अपॉन P जो है वो अभाज्य संख्या हो सकती है, और P प्लस Q जो है वो अभाज्य संख्या हो सकती है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए P बोल रहा है कि अभाज्य संख्या है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P और Q के बारे में कि P अभाज्य संख्या है, Q भाज्य संख्या है। तो मैंने लिख लिया P अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है, 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, ये अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। फिर क्या बोला है, Q भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 4 6 8 9 10 12। ठीक है, तो मैंने इसे रैंडमली लिख लिया कि अच्छा P अभाज्य संख्या है, Q भाज्य संख्या है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका बेसिकली कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, आपको जो इस प्रकार से सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा ऐसा करते जाइए। तो P और Q को मैंने लिख लिया। फिर मैंने देखा कि पहला ऑप्शन क्या पूछ रहा है, पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि P इंटू क्यू विषम संख्या हो सकती है। मतलब वो मुझसे पूछ रहा है कि ऐसा कोई सिचुएशन होगा या कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जिसमें P इंटू क्यू करने पर विषम संख्या आ जाए, क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो हाँ हो सकता है, मैंने चेक कर लिया। तो मुझे जैसे P जो है मैंने P 3 उठा लिया, ठीक है, और Q मैंने 9 उठा लिया। P मैंने अभाज्य संख्या और Q जो है 9 उठा लिया, तो 3 इंटू 9 27 आया। P मैंने अभाज्य उठाया और जो Q है मैंने भाज्य, 9 जो है वो भाज्य संख्या है। ठीक है, 3 इंटू 9 कितना आ गया, 27। 27 क्या है, एक प्रकार से विषम संख्या है, क्योंकि लास्ट में 1 3 5 7 9 है तो विषम संख्या होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है पूछा कि P इंटू क्यू विषम संख्या हो सकती है, हाँ हो सकती है, मैंने एक चेक करके देख लिया। तो आपको एग्जाम में जो है इस तरह के जो भी स्टेटमेंट वाले होते हैं उनको आपको चेक करके आपको दिखना पड़ेगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल थ्रू चेक कर लिया, और चेक करना बहुत मुश्किल नहीं है, बस आप रेंडमली चेक करिए। जैसे रेंडमली चेक करते हैं, मुझे P अभाज्य लेना था, तो मैंने P जो है अभाज्य लिया, 2 लिया, और Q मुझे क्या लेना था, भाज्य। तो Q मैं भाज्य लूँ, 2 इंटू 4 8 नहीं होगा, 2 इंटू 6 12 नहीं होगा, 2 इंटू 8 16 नहीं होगा, 2 इंटू 9 18 नहीं होगा। फिर मैं 3 पे ट्राई कर लेता हूँ, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 8 24, 3 इंटू 9 27। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि विषम संख्या आ जा रही है। तो एक ऑप्शन भी ऐसा आ गया, तो मतलब वो स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, Q अपॉन P अभाज्य संख्या हो सकती है क्या, ऐसा मुझसे पूछ रहा है, ऐसा Q अपॉन P, और Q क्या दिया हुआ है, Q जो है वो भाज्य संख्या दी हुई है, ठीक है, और P जो है वो अभाज्य संख्या दी हुई है। पूछ रहा है कि ऐसा कोई हो सकता है क्या कि Q अपॉन P करने पर अभाज्य आए। ठीक है, तो Q मैं एक बार 4 लेता हूं, और P जो है मैं Q भाज्य है तो मैं 4 लेता हूं, P अभाज्य है तो मैं 2 लेता हूं। Q अपॉन P करूंगा, 4 अपॉन 2 करूंगा तो क्या आएगा, 4 अपॉन 2 करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो Q क्या है, भाज्य है, और P क्या है, अभाज्य है। इन दोनों को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, अभाज्य तो आ रहा है, 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, सही हो गया। लास्ट वाला क्या बोल रहा है कि P प्लस Q अभाज्य संख्या हो सकती है, P प्लस Q अभाज्य संख्या हो सकती है। ऐसा क्या हो सकता है क्या कि P और Q में ऐड करें तो अभाज्य संख्या हो जाए। तो उसमें मैं चेक कर लेता हूं कि मान लीजिए ये अभाज्य संख्या की एक सीरीज है और ये भाज्य संख्या की सीरीज है, एक बार रेंडमली ऐड कर लीजिए। मैं P लेता हूँ 2 और Q में ऐड करता हूँ, 2 प्लस 4 6 नहीं होगा, 2 प्लस 6 8 नहीं होगा, 2 प्लस 9 11। तो 2 प्लस 9 करने पर जो है 11 आ रहा है। तो 2 जो P है वो अभाज्य है, Q भाज्य है, और इन दोनों को ऐड करने पर अभाज्य आ रहा है। और ऐसा पूछ रहा है भाई तीसरे ऑप्शन में कि P प्लस Q अभाज्य संख्या हो सकती है।
अगर इसी में थोड़ा सा चेंज कर देता है स्टेटमेंट में, ये हो सकती है कि जगह पे अगर होगी लिख देता कि हमेशा होगी, तो फिर ये क्या होता, गलत होता, ठीक है, क्योंकि हमेशा नहीं होगी, ठीक है। और जनरली इस प्रकार से हमेशा हमेशा वाला अगर पूछ दे तो समझ लीजिए वो फंसाने की कोशिश कर रहा है, चेक कर लिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है सिर्फ हो सकती है, तो एक एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने चेक कर लिया कि हाँ हो सकती है, ठीक है। तो आज वाले दिन जो है हम लोग PYQ डिस्कस किए LCM और SCF से रिलेटेड, ठीक है। तो आप जो है बेसिकली जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा रहा हूँ, लगभग हर टॉपिक में 20-25 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराता हूँ। अगर ये सीरीज आपको पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। हम लोग कल फिर से जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो कि एवरेज है, औसत है, ठीक है। उस पर हम लोग फिर कल लेक्चर देखेंगे, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और परसों उससे रिलेटेड MCQ करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग ठीक से पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय एंड जय हिंद।